जैसा कि आप जानते हैं, इस समय देश कोरोना वायरस की त्रासदी से गुजर रहा है। ये समय देश के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के कारण ये ज़रूरी भी था। जो पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं वो स्टॉप हो गई, और ये पिछले 2 महीने से है। इसका मतलब है कि पिछले 2 महीने से लोग अपनी जीविकोपार्जन का संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट अपने स्तर पर मदद कर रही है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आदमी आत्मनिर्भर रहे। हमारी संस्था पॉलिटिकल नहीं है, हम आध्यात्मिक है। लोगों को हमारी संस्था सबसे पहले ये प्रेरणा देती है कि आप आत्मनिर्भर रहें। आत्मनिर्भरता के लिए सबसे पहले अपने आवश्यकताओं को सीमित करो। जब आपकी आवश्यकताएं सीमित हो गई तो करप्शन ऑलरेडी कम हो जाएगा। इस श्रृंखला में मैं लोगों को 7 नियम पालन करने की प्रेरणा देता हूँ। पहला, सत्य बोलना। दूसरा, मांस न खाना। तीसरा, नशा न करना कोई भी। चौथा, परिस्त्री गमन न करना। 5वां, चोरी न करना। 6ठा, जुआ न खेलना। 7वां, हक की कमाई खाना। ये 7 नियम आदमी को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाते हैं। हमें ईश्वर की तरफ जाने से पहले इस बात की ज़रूरत पड़ेगी कि पहले हम अच्छे इंसान बने। तो इस श्रृंखला में हमारे लोग, मैं मोर देन मिलियन लोगों को इस रास्ते पर ले आया हूँ आप सबके सहयोग से। वो नशा नहीं कर रहे। भारत में गरीबी का सबसे बड़ा कारण ही नशा है। एक गरीब, एक मिस्त्री, एक लेबर काम करता है, 500-600 रुपये शाम को कमाता है, उसमें आधा पैसा वो शराब में इन्वेस्ट कर देता है और नशे की हालत में घर में पहुंचता है, बीवी बच्चों को मारता है। त्रासदी ये रही सॉरी। इसलिए ज़रूरत ये थी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम उठाएं। जब आदमी इन 7 नियमों का पालन करेगा तो करप्शन और क्राइम रेट बहुत कम हो जाएगा। हमें जड़ से चलना है। इसलिए अगर हम संतों की शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे तो उन्होंने सबसे पहले व्यक्ति को सुधारा है। जब व्यक्ति ठीक हो जाएगा तो सब चीज़ ठीक हो जाएगी। देश पब्लिक का समूह कहलाता है। जब पब्लिक में सुधार नहीं होगा तो फिर देश उन्नति नहीं कर सकेगा। इसलिए इस श्रृंखला में हमारी संस्था एक विशेष कार्य कर रही है। सिर्फ वो मोर देन 12 लाख लोगों को मैंने दीक्षा दी है, वो 12 लाख लोग ही नहीं सुधरे हैं, उनमें जो उनके परिवार के छोटे नन्हे मुन्ने हैं, बाकी है, उनमें भी सुधार है। इस तरह से हमारी संस्था करोड़ों लोगों को एक सन्मार्ग की तरफ खींच के ले जा रही है। इस कोरोना वायरस के ड्यूरेशन में मैं ये कहना चाहूँगा, बाकी ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है, वैश्विक त्रासदी है। पूरा संसार इससे जूझ रहा है और ऐसे में सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, पर हर व्यक्ति का एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस संकट की घड़ी में हम एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि हम एक राष्ट्र में रहने वाले हैं। राष्ट्र एक घर है, इसलिए हर राष्ट्रवादी का ये कर्तव्य बनता है इस संकट की घड़ी में एक दूसरे की पूरी मदद करें। अगर कोई आदमी भूख से मर जाता है तो ये बड़े दुख की बात होगी। इसलिए हम लोगों को उन लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है जो अक्षम हैं, जिनके पास धनाभाव है, जिनके पास संसाधनों की कमी है। हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं? अपने आसपास में हम देखें कि कोई आदमी अगर इस संकट से जूझ रहा है तो आगे चलें, उसको मदद करें। मेरा ये मानना है ये कोरोना वायरस और लॉकडाउन लंबा चलेगा। वजह ये एक भयंकर बीमारी है। आप सबको ध्यान होगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक जब चली थी, प्लेग की डिजीज़ हुई थी, आधा यूरोप इसमें चला गया था। स्पेनिश फीवर आया था, तभी भी बहुत लोग मरे थे। मलेरिया हुई थी, तब भी बहुत लोग मरे थे। और लेकिन सबसे ज़्यादा पूरे दुनिया के देशों पर उस समय इतना बड़ा प्रभाव दुनिया के देशों पर नहीं पड़ा था जितना अभी पड़ा है। दुनिया के लगभग 170 देश इस त्रासदी से गुजर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा संकट का समय है।
इस संकट के समय में हम केवल दोषारोपण नहीं करें, और इसमें राजनीति का कोई गुंजाइश नहीं है, मानवता को देखना है हमने। तो ऐसे लोगों को मदद की जाए, और ये दिल से मदद की जाए। आपके पास अगर अधिक है तो पड़ोस में अगर कोई भूखा है उनकी सहायता करें। विशेष हमारी संस्था लोगों से ये प्रार्थना करती है कि बड़ी बड़ी इमारतें, मैं पूरे विश्व में घूमता हूँ, वहाँ की पूरी संस्कृति को समझता हूँ, और लगातार आता जाता रहता हूँ, दुनिया के पूरी दुनिया का भ्रमण कर दिया मैंने। वहाँ पर लोग आत्मनिर्भर हैं, और इसके साथ साथ में क्या है कि वो नियम का पालन करते हैं, वो नियम का पालन करते हैं, और वहाँ सुविधाएं भी अच्छी मिलती है। तो राष्ट्र को हम एक घर की तरह समझें। राष्ट्र में अगर आपके घर के आसपास में अगर आग लगी है तो स्वाभाविक है कि उससे आपको भी कुछ ताप आ जाएगा। आपके पास में अगर गंदगी है तो आपका घर साफ भी है, लेकिन उसकी कुछ न कुछ तो दुष्प्रभाव आपके घर पर भी पड़ेगा। इसलिए जन जागरण की बहुत ज़रूरत है, और मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये सब शिक्षा में शामिल किया जाए। वहाँ के नागरिकों को पहले नियम और कानून अच्छी तरह समझाए जाते हैं कि क्या कृत्य है, क्या अकृत्य है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस तरह से इस लॉकडाउन के समय हमारी जिम्मेदारी एक देशवासी के नाते, एक इंसान के नाते, एक मानव के नाते ये बनती है कि हम इस संकट की घड़ी में एक दूसरे को पूरी सहायता करें, और ये सब चीज़ें भुला दें, बाकी चीज़ें भुला दें। सबसे पहले हमें इंसान को सेव करना है। आप देख रहे हैं इस संकट की घड़ी में काफ़ी मजदूर लोग हैं, वो ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आप देखें 2-2 हज़ार किलोमीटर वो पैदल चल रहे हैं, और उनको ये बड़ी, यहाँ तक कि गर्भवती माताएं बहनें भी चल रही है, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हम सबसे पहले उनकी तरफ जाएं। इस लॉकडाउन का ज़्यादा प्रभाव संपन्न और मध्यम वर्ग पर नहीं पड़ा है, किसानों पर भी उतना नहीं पड़ा है। ठीक है, वो नहीं भूखे मरेंगे, थोड़ा बहुत तो उनके पास अपनी गुंजाइश है। सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग पर पड़ा है, और मजदूर ही राष्ट्र का निर्माता है। देश की सभी राजधानियों में हमारी संस्था ने आश्रम बनाए हैं। मैं देखता रहता हूँ कलकत्ता, मुंबई, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं उनके नीचे छोटे छोटे झोपड़े हैं। उन्होंने वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई है, और वो इतने गरीब लोग हैं कि एक माँ और वाइफ हस्बैंड दोनों काम कर रहे हैं। एक माँ बच्चे को पीठ पर बांध करके हथौड़ा चला रही है, पत्थर फोड़ रही है, और एक बच्चा उसका 3 लकड़ी गाड़ कर कपड़ा है उस वहाँ सो रहा है। हमें सबसे पहले ऐसे लोगों की तरफ पूरा ध्यान देना होगा। संपन्न लोगों को सुविधाएं दी जाए, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम उस गरीब तबके की तरफ बढ़े। जो कुछ लोग टीवी पर दिखा रहे हैं, पैरों में इतने बड़े बड़े छाले आ गए हैं, बड़ी लंबी यात्राएं कर रहे हैं, उनको रास्ते में भूख प्यास नहीं, अपना भोजन आदि नहीं मिल रहा है। हम ऐसे लोगों की सहायता के लिए आगे आए। सरकार अपने स्तर पर जो कर रही है 135 करोड़ देशवासी है, इतने सब लोगों तक सुविधाएं मुहैया कराना सरकार के बस की बात नहीं है। हालांकि वो कर रहे हैं अपनी लेवल पर हम सब नागरिकों का एक नैतिक कर्तव्य इस समय बनता है कि हम आगे आकर ऐसे लोगों को सुविधा दें। मुझे खुशी हुई, कुछ लोग ऐसे थे महाराष्ट्र के, उन्होंने 4-5 एकड़ ज़मीन बेच करके भी और इस कोरोना संकट के समय लोगों की खिदमत की। तो हमें सबसे पहले उन लोगों को देखना है जिन्होंने हमारे लिए रास्ते बनाए हैं, जो हमारे लिए बिल्डिंगें बना रहे हैं, जो हमारे मकान बना रहे हैं, जो धूप में, कड़ी धूप में खड़े होकर काम करते हैं। ऐसे लोग हमारे देश में बहुत है, और 30-35 करोड़ आबादी वो इसी तरह से अपनी लाइफ लाइन चला रही हैं, वो इसी तरह जी रहे हैं। सबसे ज़्यादा सुविधाएं उनको दी जाए और प्रॉपर तरीका हो, और ये सुविधा गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे, अलग चीज़ है, लेकिन हर नागरिक का कर्तव्य है कि उनकी मदद के लिए आगे आ जाए। कहना चाहूँगा, ये काम मैं तारीफ़ के लिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं अध्यात्मवादी हूँ। लोगों को कहता हूँ अहंकार से बचना, मोटी माया सब तजी, झीनी तजी न जाए, पीर पैगम्बर औलिया झीनी सब इनको खाए। हम लॉकडाउन के पहले दिन से ही भोजन दे रहे हैं, और लॉकडाउन जब तक चलेगा, चाहे हमें ऋण लेना पड़ेगा, चाहे हमें अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, मैंने पहले ही कहा है कि हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी 7 दिन तक हम ये प्रोसेस शुरू रखेंगे। वजह ये थी कि 61 दिन तक चली थी अमरनाथ एजिटेशन। उस समय कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था, ये पब्लिक की एजिटेशन बड़ी हाई थी, और गवर्नमेंट की तरफ से बंद नहीं था, लेकिन पब्लिक ने धार्मिक इशू से बंद किया हुआ था, दुकानें बंद थी, सब चीज़ बंद थी। ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा संकट गरीबों पर आ गया था। जो ऐसा संकट आता है संपन्न और मध्यम वर्ग पर नहीं आता है। भारत में 55 करोड़ मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो भारत में ये समस्या नहीं है। इसलिए आप देखें ना, दुनिया की जितनी भी
डेवलपमेंट करने वाली कंपनियां भारत की तरफ दौड़ रही है, कोई पाकिस्तान की तरफ नहीं दौड़ रही, अन्य देशों की तरफ नहीं दौड़ रही है। दुनिया के अंदर जितने भी मध्यम वर्ग है उनमें 55% सिर्फ हमारे देश में है, तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए हमारी संस्था ने उस समय भी 7-8 लंगर लाखों लोगों को ये भोजन दिया था, ये प्रशंसा की बात नहीं है। और लॉकडाउन खत्म, वो अमरनाथ एजिटेशन खत्म होने के बाद भी हमने 4-5 दिन तक ये सिलसिला जारी रखा था। इसलिए हमारा प्रयास होगा ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। अभी लोग बढ़ गए हैं, ज़्यादा बढ़ गए। अब हमने ये दायरा इंदौर में भी, भोपाल में भी हम भोजन दे रहे हैं और श्रीनगर में, अनंतनाग में भी हम लोगों को ये सहायता दे रहे हैं। ये बढ़ता ही जा रहा है और हम इसमें जी सर, जो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जी, सबसे पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए आगंतुक रिपोर्टर्स का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आपने हमारी संस्था को चुना और यहाँ आप पहुँचे, इसके लिए मैं धन्यवाद करूँगा। और आप में से कुछ लोगों का प्रश्न था कि ये सिलसिला लंबा चलेगा, आप कब तक तैयार हैं। मैंने उनको पहले यही उत्तर दिया हूँ, मेरा यही आखिरी तक उत्तर होगा। सबसे पहले हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि ये संकट देश से जल्दी हट जाए, लॉकडाउन फिनिश हो जाए, क्योंकि इसमें आम आदमी बहुत ज़्यादा त्रसित है और पूरी बिजनेस ठप हो गई है और अर्थव्यवस्था डाउन जाएगी। इस कारण से ये ख़त्म हो जाए बाई चांस, क्योंकि ये लंबी बीमारी है। क्योंकि जो भी बीमारी देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पर प्लेग आया, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। स्पेनिश फीवर आया, वो भी अभी भी चल रहा है। और आप देखें, जापान से बीमारी उठी थी एक इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, वो अभी भी चल रहा है। तो ये बीमारियां जो एक बार फैलती हैं पूरी ख़त्म तो नहीं होती हैं, लेकिन सरकार कोशिश करती हैं, लोग कोशिश करते हैं इनको कम करने के लिए। तो जब तक, यानी ये पूरा अब लॉकडाउन जब तक चल रहा है तब तक हमारा प्रयास रहेगा हम पब्लिक की हेल्प करें पूरी और उनको बना हुआ भोजन दें। संभव है कुछ लोगों को पैसे भी हैं लेकिन वो सामान भी नहीं खरीद पा रहे हैं लॉकडाउन और 114 के कारण से, तो हम बना हुआ एक न्यूट्रिशनल और एक बहुत पौष्टिक आहार पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। और हमारी ये कोशिश होगी कि हम करें, क्योंकि पथ्य सेवन औषध से ऊपर होता है। जब इंसान के अंदर अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, रेजिस्टेंस पावर अच्छा रहेगा, तो बीमारी से फाइट करेगा। आप देख रहे हैं कि इस रोग से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं सीनियर सिटीजन और बच्चे, क्योंकि बच्चों में भी रोधक क्षमता कम होती है, वो ज़्यादा बीमार होते हैं और बूढ़े भी होते हैं। तो इसलिए, क्योंकि उनकी रोधक शक्ति कम हो जाती है, इसलिए इस प्रॉब्लम से, इस डिजीज़ से लड़ने के लिए रोधक शक्ति उत्पन्न हो। आपको मैं यकीनी तौर पर बता रहा हूँ कि जो हम पब्लिक को भोजन दे रहे हैं, न्यूट्रिशनल भोजन दे रहे हैं, यही बात हमने दिमाग में रखी है। हमारे पास अपनी डेयरियाँ हैं, बहुत 500-600 पशु हैं। हम भोजन में खोआ डालते हैं, हम भोजन में देसी घी डालते हैं, हम इसमें कंजूसी नहीं कर रहे हैं। और मटर पनीर देते हैं, क्योंकि बाकी टाइम पर हमारा दूध थोड़ा बाहर भी जाता था, नहीं जाता अभी। तो इस तरह हमारी कोशिश है कि उनको हम अच्छा भोजन दें। हमारे पास अपनी ज़मीनें हैं, साग सब्जियां बहुत काफ़ी अच्छी होती हैं, हम वो भी ताज़ी सब्जियां दे रहे हैं, अच्छी सब्जियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमने सेवा को ही अपना धर्म माना है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। ना हमें इसमें कोई पब्लिसिटी चाहिए, आगे हमारा प्लान कोई राजनीतिक है नहीं। मैं शुद्ध अध्यात्मवादी हूँ और सेलिब्रिटी की तरफ मेरा ध्यान नहीं है। बस मेरा ये ध्यान है हम कितनी सेवा कर सकते हैं। कबरा इस संसार में 2 बातें हैं सार, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख होते हैं।